85 नंबर सवाल को ज़रा ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा गया है और क्या पूछा गया है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से चौथा जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के सवालों का एनालिसिस करेंगे। 71 बीपीएससी पीटी पेपर के एनालिसिस से समझेंगे कि किस स्तर के कौन से सब्जेक्ट में क्या सवाल पूछे गए हैं। इस सीरीज का पहला वीडियो आज पॉलिटी का है। इसके बाद हम लोग साइंस का भी देखेंगे, हिस्ट्री का भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सभी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस प्रकार के कई सारे सवाल पूछे गए पेपर में। वन लाइनर और स्टेटमेंट का जो युद्ध चलता है कि पीटी में वन लाइनर ज़्यादा आते हैं कि स्टेटमेंट वाले, तो 80% सवाल जो हैं वो अभी भी वन लाइनर बेस्ड ही हैं, लेकिन वो वन लाइनर आसान नहीं होते हैं। लास्ट 154 दिन आपके एग्जामिनेशन का बचा हुआ है, इसलिए प्रीलिम के साथ साथ मेंस को तैयार करना ही सबसे बेहतर जो एनालिसिस होता है वो यही होता है कि प्रीलिम के साथ साथ आप मेंस को तैयार करें, जिसमें हम लोग डे वाइज टॉपिक भी आपको दिखाऊंगा, कितने सवाल क्या पूछे गए पॉलिटी में उसे भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से सवाल पूछे गए हैं। बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना, क्योंकि लास्ट के दिनों में जो आप तैयारी करेंगे वो चैप्टर वाइज, टारगेट वाइज, डे वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सवाल देखिए कि पॉलिटी में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी समझ में आए कि मुझे किस प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस करना चाहिए और किस प्रकार के सवाल जो हैं वह पूछे जाते हैं। पॉलिटी की कड़ी में 18 से 19 सवाल पूछे गए थे। जो अभी तक बीपीएससी के हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा सवाल पिछले साल ही पॉलिटी में पूछे गए हैं। करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, तब मैं कह रहा हूँ आपको कितने 18 से 19 के लगभग में सवाल पूछे गए हैं। 70 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, उससे पहले कि जितने बीपीएससी जाएंगे उसमें मैक्सिमम जो पॉलिटी के सवाल हैं वो 13 तक को टच करते हैं। 13 से 14 सवाल आते हैं, उससे कम ही रहता है, ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाता है। लेकिन 71 बीपीएससी प्रीलिम में 18 सवाल तो डायरेक्ट पूछे गए और कुछ करंट के सवाल को जोड़ देंगे तो 19 के लगभग में सवाल बनते हैं। ये देखिए, पिछले साल शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो चर्चा में था, तो उससे एक सवाल इन्होंने पूछा है। पिछले साल क्लासिकल लैंग्वेज में कुछ भाषाओं को ऐड भी किया गया, जिसके कारण से ये सवाल पूछा गया है। तो ये आपका पॉलिटी का करंट, इसको आप कह सकते हैं पॉलिटी का करंट अफेयर से एक सवाल यह आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से एक और करंट अफेयर का सवाल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वन लाइनर कितने आए और स्टेटमेंट वाले कितने आए। संडे को सामान्य तौर पर गाइडेंस का ही वीडियो आता है अपना, उसी के क्रम का यह वीडियो है। आंसर राइटिंग का भी वीडियो आज शाम में नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये भी पॉलिटी के करंट अफेयर हो गया। मुख्य रूप से करंट अफेयर दिवस वगैरह से सवाल आते हैं, तो ये पॉलिटी करंट अफेयर से जोड़ करके उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है। 2 सवाल तो यहाँ पर हो गए। इसके बाद से जो सवाल हैं वो नीचे जा कर के हैं। ये मैंने PDF बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया। बीपीएससी के एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उन सभी का PDF भी बीपीएससी उपलब्ध करवाती है, तो आप उसके वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार सरकार का करंट अफेयर है, जिसमें बिहार में मिशन दक्ष को शुरू किया गया था। ये भी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है और पॉलिटी का सवाल है। ये डायरेक्ट वन लाइनर सवाल है। डायरेक्ट जो अगर आप मिशन दक्ष पढ़ के गए होंगे तो एक बार में आप इसको पढ़ करके आंसर निकाल सकते हैं। कुछ भी सोचने वाला नहीं था। अभी तक जो हमने 3 सवाल देखे उसमें से किसी में भी सोचने वाला कुछ भी नहीं था। आपको अगर फैक्ट याद है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं याद है तो इसमें कुछ भी विश्लेषण नहीं कर सकते, एलिमिनेशन नहीं कर सकते, नथिंग। इसलिए वन लाइनर सवाल आसान नहीं होते हैं बंधुओं, बल्कि खतरनाक हो जाते हैं। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप कुछ भी उसमें नहीं सोच सकते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए। मिशन दक्ष है ये, जिससे एक सवाल पूछा गया था। ये बिहार का करंट है जो हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में किया भी था। देखिए, पॉलिटी के कोर जो सवाल पूछे गए, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें? PM में, संघ लोक सेवा आयोग में, कर्मचारी चयन आयोग में, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ये पॉलिटी बिल्कुल कोर स्टैटिक पोर्शन का सवाल हो गया। इसी प्रकार से भारत का महान्यायवादी है। महान्यायवादी वो चैप्टर है
जिसका गवर्नेंस में तो कोई खास रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इसी पद से सवाल पूछे जाते हैं। और बहुत आसान है, एक पेज का टॉपिक है जिससे घुमा फिरा करके हर दूसरे तीसरे साल में हर एग्जामिनेशन में आपको सवाल दिखेंगे। महान्यायवादी, महान्यायवादी जिनसे सवाल पूछा गया है, तो महान्यायवादी से एक सवाल पूछा गया है जो कि अगर हम लोग इसको पैरामीटर रखेंगे आसान से कठिन की ओर, तो यह मॉडरेट भी नहीं है बल्कि आसान के क्रम में आता। अगर महान्यायवादी चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इससे ऊपर का जो टॉपिक है ये महान्यायवादी से ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम जनरली नहीं पढ़ते हैं कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है। हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, कोई भी जनरली इग्नोर करता है इन चीज़ों को, लेकिन महान्यायवादी सभी लोग पढ़ते हैं, है ना, कि केंद्र सरकार का अधिवक्ता होता है, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं महान्यायवादी के बारे में। इसी प्रकार से राज्य में भी महाधिवक्ता होते हैं। तो ये तुलनात्मक रूप से आसान क्रम के सवालों में आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, आसान और कठिन आज जो हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अलग यह हो सकता है, लेकिन एग्जाम में भी यह सवाल कहीं से भी बहुत ज़्यादा कठिन में नहीं आएगा। ठीक है बंधुओं, इस सवाल को देखिए जरा, क्या पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, संसद भारत के महान्यायवादी, उसके बाद नहीं पूछा है कि सही गलत क्या है, संसद के सदन की प्रक्रिया भाग नहीं ले सकते हैं, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। अब चुनिए इनमें से एक सवाल को। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है। मैं आपको कभी भी आंसर बताने नहीं आया हूं, यहाँ पर आंसर निकालिए और देखिए। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया पीटी एग्जामिनेशन के बाद, तब तो अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्न से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से विषय आते हैं ये पूछा जा रहा है। स्टेट विषय और केंद्र का विषय जो आप पढ़ते हैं 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि केंद्र की शक्तियां, राज्य की शक्तियां और ऐसी शक्तियां जो कॉन्करेंट में हैं, जो दोनों साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र का कानून बना हुआ है तो उसी को मान्य दिया जाता है। तो समवर्ती सूची का विषय आपसे पूछा गया है। ये अगर मुझसे पूछें तो मॉडरेट से कठिन लेवल का यह सवाल आएगा, क्योंकि इस प्रकार से हम सूचियों में विषय जा कर के नहीं पढ़ते हैं, कोई भी रटता नहीं है उसको। हम तो बस ये पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर कि भाई कौन से संशोधन में कौन से विषय को किस सूची में ऐड किया गया और आगे बढ़ जाते हैं। जनरली यही करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा डीप जा कर के उसने सूचियों से सवाल पूछ लिया है आपसे। वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण, ये 4 चीज़ें दी गई है। इनमें से चयन करना है। इसमें आप एक बार को एलिमिनेशन लगा सकते हैं अगर आपको एक पता होगा तो, और अगर नहीं पता होगा तो यह वाकई बहुत कठिन सवाल हो जाता है जिसका आंसर निकालना आसान नहीं हो पाएगा एग्जामिनेशन में। अभी तक जितने हमने सवाल देखे उसमें से एक सवाल हमें ऐसा दिखा है जो हार्ड है, जो टफ की ओर ले जाता है, मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में आएगा, मतलब मध्यम क्रम से कठिन सवाल के श्रेणी में यह आएगा। बाकी जो थे वो इजी टू मॉडरेट में थे, इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू टफ, ये 2 प्रकार से सवालों को हम लोग बांटते हैं। कुछ सवाल यहाँ होते हैं, कुछ सवाल यहाँ होते हैं, कुछ सवाल बिल्कुल टफ होते हैं, कुछ बीच बीच में आते हैं इनके। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ये सवाल आएगा, जिसको मध्यम से कठिन श्रेणी में ले जाएंगे। अगर एक आध भी स्टेटमेंट पता होगा तो फिर आप झट से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। ठीक है बंधुओं, क्यों देख रहे हैं हम लोग ये चीज़? उद्देश्य हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्यों देख रहे हैं? ताकि जब आप अध्ययन करें शेड्यूल का, पॉलिटी का, चैप्टर्स का, तो उसमें ध्यान दें बारीकी से कि कौन सा चीज़ कहाँ पर किसके साथ में सही बैठ रहा है, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। महान्यायवादी पढ़ लिया, लेकिन राज्य केंद्र का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपको और भी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है।
जिन्हें पढ़ा होगा वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने क्यों जोर दिया पूर्णकालिक सलाहकार पर। तो समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका 100% मोटिव है कि सब्जेक्ट पढ़ते समय आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि किस गहराई तक से सवाल पूछे जा सकते हैं। 7th शेड्यूल में किस किस को कितनी कितनी शक्तियाँ दी गई ये तो हम हमेशा रट लेते हैं कि केंद्र को अधिक विषयों पर शक्तियाँ दी गई होंगी, राज्य को कम पर दी गई होंगी, कॉन्करेंट में सबसे कम सब्जेक्ट डाले गए होंगे। लेकिन किस में कौन सा सब्जेक्ट है एक नज़र भी उसको नहीं मारते हैं और वहीं से यह सवाल पूछ लिया गया है। तो थोड़ा सा डीप गया है वो, आप भी थोड़ा सा डीप जा करके अध्ययन करेंगे। डीप जाने का तात्पर्य बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे सतही सवाल क्या हो गया कि 7th शेड्यूल क्या है, इसमें 3 सूचियां हैं, बता देंगे। इसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो किस सूची में कितने विषय हैं, ये इससे थोड़ा सा डीप हो गया। अब इससे भी डीप जाएंगे तो क्या हो गया, किस सूची में कितने कौन कौन से विषय किसको किसको दिए गए हैं, ये और भी डीप हो गया। अब इससे भी और डीप जाएंगे क्या, हाँ एक और लेयर होता है कि कब कौन से संशोधन द्वारा इसमें शक्तियों को ज़्यादा किया गया है और शक्तियों को कम किया गया है। तो ये क्या हो गया, एक ही चैप्टर के अलग अलग स्तर हो गए। एक सबसे डीप हो गया, उससे गहराई में तो जा ही नहीं सकता, पूछेगा ही नहीं। दूसरा हो गया विषय किन किन कौन कौन से किस में हैं, उससे ऊपर हो गया कितने नंबर ऑफ विषय हैं, और सबसे ऊपर हो गया कि है क्या 7th शेड्यूल। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है पूछा गया है। डीपीएसपी जो हम पढ़ते हैं उसमें सोशलिस्ट कुछ एलिमेंट्स ऐड हैं, कुछ गांधीयन फिलॉसफी पर ऐड हैं, कुछ राइट विंग या फिर आप कह सकते हैं कि उदारवादी पर ऐड हैं, उसे भी इसमें शामिल किया गया है। दक्षिणपंथी विचारधारा जिसको कहते हैं, जैसे गाय गोवंश की सुरक्षा, ये दक्षिणपंथी विचारधारा की चीज़ें भी शामिल की गई हैं। तो कुछ समाजवादी तत्व हैं जैसे समान वेतन वगैरह, कमज़ोरों को सहायता, आरक्षण जैसे विषयों को जो शामिल किया गया है। कुछ लिबरल है जैसे यूसीसी आता है, जैसे कुछ राइट विंग है, गोवंश की सुरक्षा इत्यादि की चीज़ें जो की गई हैं वो राइट विंग में आती है, दक्षिणपंथी विचारधारा। तो अलग अलग फिलॉसफी है इसमें, गांधीयन भी है, कुटीर उद्योग, पंचायती राज, ये सब गांधीयन फिलॉसफी में आते हैं जिसको डीपीएसपी में शामिल किया गया है। तो किस स्तर का सवाल हो गया, डीप में जाएंगे तो ये सेकेंडरी स्तर का हो गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, फिर हम पढ़ते हैं दूसरे स्तर पढ़ते हैं किस किस फिलॉसफी के आधार पर किन किन भागों को शामिल किया गया है। फिर उससे नीचे क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर लिखी किस आर्टिकल में है, थोड़ा सा और गहराई हो गया। और सबसे गहराई पर कौन सी चीज़ें आ गई कि कब कौन कौन से संशोधन के द्वारा किस डीपीएसपी को मूल अधिकार बनाया गया है या फिर उसमें परिवर्तन किया गया है या उसको शामिल किया गया, एक्ट बनाया गया उससे संबंधित, या फिर न्यायपालिका को क्या क्या अधिकार है डीपीएसपी से संबंधित। ये सबसे डीप के लेवल का सवाल होता है बंधुओं। देखिए क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन नहीं पूछा गया है तो आप पहले नंबर को एलिमिनेट कर दीजिए, 2 ऑप्शन तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर लिया क्योंकि ग्राम पंचायत तो गांधीवादी फिलॉसफी है। कुटीर उद्योग को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कुटीर उद्योग को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जा रहा है। 2 और 2 4 में से आपको चुनना था। तो सामान्य नागरिक संहिता जो है और ये किस में आता है, ये है लिबरल फिलॉसफी में। और काम का अधिकार जो है ये भी आता है आपका समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार से। तो ये 2 चीज़ें इसमें से अभी निकल करके आ रही हैं। ये कठिन सवाल में आएगा क्या, हाँ बिल्कुल, मॉडरेट टू कठिन में इसको ला सकते, लेकिन एलिमिनेशन से इसका आंसर तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा आसान हो जाता है निकालना। सवालों के स्तर को हम लोग देख रहे हैं, आंसर को नहीं देख रहे हैं। आंसर आप मिला लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है क्योंकि अनुसूचियों के बारे में सीधा सीधा सा पूछा गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में है भाई, 4थी अनुसूची में है क्या? शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में है क्या? नहीं पूछा गया संघ सूची 7वीं अनुसूची में है क्या?
तो यहाँ पर आपको चयन करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर ये आपको नहीं पता है तो एक बार पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि इस भाई शेड्यूल तो पता होना चाहिए किस शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। संविधान में कुछ बेसिक जानकारी होती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी 3-4 भागों में बांट लेते हैं हम लोग। बेसिक जानकारी क्या है, कैसे निर्माण हुआ, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ये हम जानते हैं। फिर देखते हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय है, किस भाग में कौन सा चीज़ लिखा हुआ है। ये बेसिक जानकारी से थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी हो गया। उसके बाद जो हम और डिटेल में पढ़ते हैं वो और भी ज़्यादा गहराई की जानकारी हो गई। तो ये कोई कठिन सवाल में नहीं आना चाहिए। एक और सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल देखिए कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। बंधा बंधा हुआ चैप्टर है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उसी से यह सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। राज्य विधायिका के बारे में पूछा। विधायिका केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। तो राज्य विधायिका को अप्रॉक्स 90% जो है वो वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो केंद्र की विधायिका को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो अगर आप संसद चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है और यह सवाल वहीं से पूछा गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया था। एक और सवाल जो पूछा गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों का आधार पर प्रतिबंधों की बात की गई। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। इसी प्रकार से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छे स्तर का सवाल है जो पूछा गया है। इसी तरह का एक और सवाल है कि निम्न से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक आहारताओं का निर्धारण करता है। ये भले वन लाइनर है लेकिन थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट के श्रेणी में हम लोग इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था ये काफ़ी अच्छा सवाल था। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। सत्रावसान, विघटन, सदन स्थगन, ये अलग अलग शब्दावली है। आपने गौर किया कुछ चीज़, क्या क्या गौर किया है। संसद से सवाल पूछे गए हैं जो बंधा हुआ है। कितने सवाल? 3 सवाल। राज्य विधायिका वाला एक ये, और एक शुरुआत में लोकसभा सचिवालय के जो सचिव वगैरह के बारे में सवाल पूछा कि नियुक्ति कौन करता है, वो भी संसद चैप्टर का ही सवाल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सवाल पूछा गया। मूल अधिकार से पूछा गया, डीपीएसपी से पूछा गया। संविधान का बेसिक यानी कि शेड्यूल, 7th शेड्यूल और शेड्यूल अनुसूचियों से 2 सवाल पूछे गए हैं। बंधे हुए सारे चैप्टर हैं। पंचायती राज से सवाल एक पूछा जाएगा जो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगला क्या है। अगला है पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। ये पंचायती राज का सवाल है। ये बीच में करंट अफेयर का सवाल है। फिर से पंचायती राज आपको दिख रहा है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है। इसके अलावा एक और है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य। ये भी संसद चैप्टर का ही सवाल है कि सदन की कार्रवाई के दौरान कौन कौन से प्रावधान किए गए, वहीं से यह सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से एक और सवाल है निम्न से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बारे में सवाल पूछा गया है। उसके बाद से ये सारे हिस्ट्री के सवाल हैं और सबसे लास्ट सवाल जो मैंने आपको सबसे पहले ही दिखाया कि बिहार पॉलिटी और बिहार हिस्ट्री दोनों को आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों ही हिस्सों में आता है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये सवाल पूछा गया है। एनालिसिस क्या इससे निकला है उसे ज़रा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। सबसे पहली जो एनालिसिस निकल करके आई है कि कितने कितने सवाल पूछे गए हैं वन लाइनर से और कितने पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले, तो आपको दिखाऊंगा तो आपको अचंभा ही होगा कि 18 में से 12 सवाल जो पूछे गए हैं वो वन लाइनर सवाल पूछे गए हैं,
6 ही सवाल ऐसे हैं जो कथन पर आधारित पूछे गए हैं। उस 12 में से 3 सवाल जो हैं वो मॉडरेट टू टफ में आते हैं, बाकी जो 9 सवाल करीब में हैं पॉलिटी के, वो आपको आसान से मॉडरेट के श्रेणी में ही आते हैं, जिसे आप एक बार में हल कर सकते हैं। बेसिक जानकारी, शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए था, पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए था, बेसिक जानकारी, महान्यायवादी के बारे में बेसिक जानकारी पूछी गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कौन सी चीज़ कॉमन होते, तो भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोनों के द्वारा किया जाता है, यही तो कॉमन होता है ना। ये सवाल सब पूछे गए हैं। 6 सवाल जो हैं वो वाकई कठिन हैं, लेकिन उसमें से 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं, जो पढ़े पढ़ाए हुए टॉपिक से आए हैं, जिसमें एक डीपीएसपी का सवाल था और एक और सवाल था जिसमें आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। मोरल क्या निकला, किस प्रकार से पढ़ना है। किसी भी टॉपिक का जब आप पढ़ते हैं तो उसको हिस्सों में बांटना चाहिए। जैसे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। एकमात्र उद्देश्य है मेरा इसमें कि आपको समझा सकूं। अभी समय है, इसीलिए 5 महीना पहले ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो आसानी से मैं बना सकता था कोई और टॉपिक पर वीडियो, लेकिन इसी के कारण से बना रहा हूं ताकि आप समय रहते समझ जाएं कि कैसे पढ़ा जाता है। फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, आपके पास भी होगा, एम लक्ष्मीकांत की किताब उठा लीजिएगा। एकमात्र सोर्स वही काफ़ी है, मोर देन एनफ है। कोचिंग के नोट्स और इत्यादि चीज़ों में मत फंसिएगा, क्योंकि उनके नोट्स जो होते हैं वो आप ही की जैसे किसी ने क्लास में बैठ करके बनाए होते हैं, वो आपके लिए कैपेबल नहीं होगा। बुक पढ़ना पड़ता है, बुक पढ़ना ही पड़ता है। कोचिंग वाले जो नोट्स देते हैं ना, उसमें मैक्सिमम पीवाईक्यू पर आधारित नोट्स बनाए जाते हैं, तो इसलिए फिर अगले साल जैसे एग्ज़ाम होगा फिर वो नए फैक्ट्स को ऐड कर देंगे उसमें। तो अगर पीवाईक्यू से सवाल आते तो आपको ये सारे सवाल आसान लगते, लेकिन इनमें से केवल 6 सवाल ऐसे थे जो पीवाईक्यू से आए हुए थे, बाकी सारे सवाल नए बनाए गए थे। ये सबसे बड़ी विशेषता थी बीपीएससी प्रीलिम 71 की, कि इस मैक्सिमम सवाल जो थे उसको अलग तरीके से फ्रेम किया गया था। कोशिश किया गया था पीवाईक्यू से भी अगर पूछें तो उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछें। किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ा जाता है? सबसे पहले बेसिक, कि भाई क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या है या कहाँ से कहाँ है, डेफिनेशन क्या है, कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या प्रावधान है। दूसरा आता है फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार के लगाए गए हैं। तीसरा स्तर आता है संशोधन किस प्रकार से किया गया है। चौथा आता है इसको लेकर के प्रमुख केस कौन कौन से बने हैं। और सबसे अंतिम स्तर आता है यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें कठिनतम से कठिनतम सवाल आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स, अब कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक की क्या है, उसको आज से पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार से लगाए गए हैं। फिर हमने देखा कि संशोधन कब कौन कौन से किए गए हैं, संशोधन किया भी जा सकता है नहीं किया, इसको लेकर वाद विवाद हुए हैं बहुत सारे। फिर हमने देखा कि संशोधन के बाद कौन कौन से प्रमुख इसमें चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद से सबसे अंत में देखा कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रमुख केस को भी देखा और उसके बाद से यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस प्रकार से यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। डे बाय डे बना लीजिए, 15 दिन का एक टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, उस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इसी टारगेट के अनुसार मैं टेस्ट भी लेता हूँ डेली। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है, वह वीक में 6 दिन का टेस्ट होता है। अभी तो 5 दिन हो रहा है, उसके बाद से बाद में 6 दिन भी होगा, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए ज़्यादा समय चाहिए ना टेस्ट से ज़्यादा। तो डे बाय डे टेस्ट जो मैं लेता हूँ वो डे बाय डे टॉपिक ही बनाया गया। आप 2-2, 3-3 टॉपिक भी डेली पढ़ते हैं तो 15 से 20 दिनों में आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है। और कोई 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। एक दिन में जैसे डे 5 का अगर टॉपिक देखेंगे तो मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य तो आधे घंटे का टॉपिक है। मुख्य समय जो लगेगा आपको मूल अधिकार पढ़ने में लगेगा और डीपीएसपी पढ़ने में लगेगा। ठीक है, तो डे वाइज टॉपिक आपको दे दिया है मैंने, सोर्स बता दिया है। एक और इसमें डे वाइज टॉपिक 15वां दिन जो है वो बिहार स्पेशल, जैसे बिहार के प्रमुख राज्यपाल कौन कौन से हुए हैं, बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन कौन से हुए हैं, कब बने हैं, पहला मुख्यमंत्री कौन था, 1939 में कौन बने थे, उस पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कहा जाता था,
पहले गवर्नर कौन थे, ये सब जो जीके टाइप का बिहार का फैक्ट होता है, इसे आप सबसे लास्ट के दिन में ज़रूर ही पढ़ें। तो 15 दिनों का टॉपिक है जिसे आप ज़रूर अपने पास में रखें और इस हिसाब से आप क्रम में लगा करके पढ़िए। सबसे बेस्ट यही होगा। टारगेट नहीं तो फिर आप कुछ भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। टारगेट तो होना ही चाहिए। ये टारगेट मैंने आपको दे दिया है। सोर्स क्या है? तो एम लक्ष्मीकांत। तो प्रैक्टिस के लिए PYQ सबसे पहले लें, UPSC PYQ लें, घटना चक्र लें, और अब मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत सारे सवाल मैं हल करवाऊँगा, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य कोर्स बेचना नहीं था, नहीं तो मैं शुरुआत में इसके बारे में बताता आपको। मुख्य उद्देश्य था आपको सोर्सेज बताना जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वो बताना है। ठीक, अब इसके बारे में बता देता हूँ। अचीवर ग्रुप है ये 72 BPSC प्रीलिम के लिए। इसमें सभी सब्जेक्ट का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी सेक्शनल चल रहा है प्रैक्टिस, उसके बाद से मिक्स सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप 6 मंथ 13 फरवरी से 13 जुलाई तक प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपका सारा कुछ अंत हो जाएगा उसमें। एवरीथिंग जो भी आप पढ़ते हैं हर चीज़ को हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रकार के सवाल होते हैं, आसान, मॉडरेट, कठिन, सभी तरह के सवाल होते हैं। जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप कुछ सीखा होगा आपने। क्या सीखा है? टॉपिक को पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, गहराई में उतर करके पढ़ें, PYQ को भी पढ़ें। बेसिक ऊपर ऊपर पढ़ने से काम अब नहीं चलेगा। बेसिक पढ़ करके गए थे 7th शेड्यूल क्या होता है, लेकिन उसने पूछ लिया कि कौन कौन से विषय किस सूची में शामिल हैं, तो थोड़ा सा गहराई हो गया ये। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।